शुभांकर पर। दोस्तों, करियर की बातें तो करियर काउच में होती रहती हैं और साथ ही में ऐसी कई बातों को हमने उठाया जो कि आपके करियर को प्रभावित करती हैं। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। तो स्वस्थ शरीर की आवश्यकता, इसको आप कहीं भी नकार नहीं सकते। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बार बार कहा जाता है कि सही खान पान और सही व्यायाम, यानी प्रॉपर एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर फूड। बिल्कुल दोस्तों, बात यही है। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप युवावस्था के हो, चाहे वृद्धावस्था के हो, लेकिन इन सारी अवस्थाओं में आपको अपनी शरीर को अगर मजबूत रखना है तो आपको शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। मोदी जी कहते थे ना कि पसीना कितना आता है ये बहुत आवश्यक है। अगर आप पसीजते हैं, आप अपने शरीर से पानी बाहर निकालते हैं, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ इसी विषय पर बात करते हैं कि आपके स्वस्थ शरीर यानी आपके स्वस्थ मस्तिष्क के घर को कैसे मजबूत रखा जाए, उसको नींव से कैसे हम लोग बिल्कुल उस तरीके से बनाएं कि उसके ऊपर की इमारत जो है वो बड़ी खूबसूरत बन के आए। और इसके लिए शुरुआत बचपन से हो जानी चाहिए। हर एक स्कूल में पीटी टीचर्स होते हैं, पीटी एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हर एक बॉडी शेप, हर एक बच्चे के लिए, हर एक प्रकार के बच्चे के लिए क्या एक ही पीटी होना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर तनुश्री बनर्जी से। यहाँ डॉक्टर तनुश्री बनर्जी एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। ये तो बात होगी। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे क्या फिजियोथेरेपी आज के दिन भी उतना ही ल्यूक्रेटिव करियर है कि नहीं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बात करते हैं तनुश्री बनर्जी के साथ। डॉक्टर तनुश्री बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच के इस मंच पर और प्राइम टीवी के इस चैनल पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यहीं से शुरुआत करूंगा कि आपने जो ये फिजियोथेरेपी का लाइन जब चूज किया, करियर चूज किया, ये सोच कैसे बनी, क्यों चूज किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बट बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपका प्राइम टीवी का, कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिजियोथेरेपी को लेके बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में होते हैं। कोई कहता है कि ये पैरामेडिकल है, कोई कहता है एलाइड हेल्थ साइंसेज है, लेकिन शुरुआत में मैं ये कहूँगी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबने सुना होगा। WHO ने ये क्लासिफाई किया है कि फिजियोथेरेपी जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। अच्छा। वो पैरामेडिकल प्रोफेशन या एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर नहीं आता है। और मैंने तो खैर 2001 में किया था। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 20 years दैट आई हैव डन माय बैचलर्स। और उस वक्त इतना स्कोप फिजियोथेरेपी का नहीं था, विदेशों में बहुत था एक्चुअली। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। हाँ, सही बात है। तब शुरुआत हुई थी जब इतने सारे हमारे सोल्जर्स थे और दे वर ऑल एम्प्यूटेटेड हो गए थे। उस टाइम पे उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए फिजियोथेरेपी का जन्म हुआ। अच्छा। इट वाज लाइक दैट। एंड उसके बाद जब मेरी बारी आई, मैंने टू बी ऑनेस्ट नीट का एग्ज़ाम दिया था एंड मेडिकल आई वांटेड टू डू MBBS, बट देन अ फ्रेंड ऑफ आवर्स उन्होंने हमें बताया कि आप फिजियोथेरेपी करिए। और जब हम गए, हमने वही सब पढ़ा जो MBBS में होता है। और सबसे बढ़िया बात है कि फिजियोथेरेपी में आप बिना दवाइयों के आप रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। आप पेशेंट को आप चलवा सकते हैं, आप पेशेंट को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, और वो बिना दवाइयों के। ये फिजियोथेरेपी का जादू है। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन तनुश्री जी, शुरुआत में ही आपने एक डायलॉग कंट्रोवर्शियल दे दिया, जो कि था कि आप ही MBBS करना चाहती थी। आपका भी पहला चॉइस जो है वो MBBS था, लेकिन क्योंकि किसी कारणवश MBBS नहीं हो पाया, आपने क्वालिफाई नहीं किया, तब आपने BPT। तो कहा यह जा सकता है कि फिजियोथेरेपी आपकी पहली चॉइस नहीं थी? क्या बिल्कुल कह सकते हैं आप ये, लेकिन तो ये जो बायस है, ये 20 साल पुरानी बात है। नहीं, 20 साल पुरानी होगी, लेकिन साहब बायस तो है।
और यही पॉइंट पर मैं खैर किसी पॉइंट पर आना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आज बातचीत यहीं से शुरुआत हुई है तो फिर आपकी ज़िंदगी से ही मैं इस माहौल को लेता हूँ कि भाई आपको जो है आपको एमबीबीएस करना था, लेकिन क्योंकि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है उस समय आपने चूज़ किया कि आप फिजियोथेरेपी चूज़ करेंगे। सवाल यही है, अगर फिजियोथेरेपी वाकई इतना अच्छा लाइन है और उसमें स्कोप अच्छा है और आज का हम ये पूरा जो शो कर रहे हैं उसी के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर मैं जानना चाहूँगा कि फिर इसके साथ ये बायस क्यों है कि ये पहला चॉइस किसी का क्या नहीं बनता होगा, ये मैं जरूर पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अहम सवाल है जी। शुभांकर जी। ये पहला चॉइस आज की डेट में भी नहीं है और ये बहुत दुखद है क्योंकि फिजियोथेरेपी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। एंड नॉट ओनली दिस, आज लोगों को जानकारी ही नहीं है, अवेयर नहीं है लोग। और आज की डेट में भी अगर आप छोटे छोटे गांव कस्बों में चले जाएं और उनसे पूछें फिजियोथेरेपी के बारे में, वो कहेंगे अरे वो तो मसाज होता है। तो ये बहुत ही बिकॉज मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, हमने मास्टर्स भी किया है, मैं ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। एंड और कोई भी आप डिसिप्लिन ले लीजिए, आप ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी एंड देन पीडियाट्रिक्स, चेस्ट पीटी, स्पोर्ट्स, एवरी फील्ड एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत 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 अहम रोल रहता है। बिल्कुल सही। और चलिए मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि फिजियोथेरेपी आज के दिन में वो सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और इसमें जो है अब जो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ खुल के आ रही हैं वो भी बिल्कुल नए सिरे से आ रही हैं। हर एक खेल के साथ हर एक आज के दिन में बड़े बड़ी कंपनियां भी अपने यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टाइम जो वर्किंग आवर्स होते हैं, आप सोफे पे या सीट पर या अपने जो बच्चे जो हैं वो पढ़ते वक्त लंबे लंबे समय तक के रहते, तो नेचुरली फिजियोथेरेपी का इसीलिए हर एक स्कूल में पीटी टीचर रखे जाते हैं, वो भी कारण यही था। तो अब थोड़ा सा आते हैं हेल्थ के लिए बात करते हुए। मैं फिर से दोबारा इस टॉपिक पे जरूर आऊँगा क्योंकि मुद्दा मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, क्योंकि बात करियर की थी। तो एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि अगर फिजियोथेरेपी का ये जो प्रोफेशन है इतना इम्पोर्टेंट है, और ये बात मैं मानता भी हूँ क्योंकि शरीर को अगर हमें मजबूत रखना है तो हमें पता चलना चाहिए कि शारीरिक क्रियाएं होती कैसी हैं, उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। लेकिन एक और बात, क्या अकेला फिजियोथेरेपी काफ़ी है कि हम एक व्यक्ति जो कि सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम करता है, उसको उसके शरीर को, तबीयत को ठीक रखने के लिए, और उसके जो थेरेपीज जो आपके अंदर में आती हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल आज के दिन में प्ले करती है? बिल्कुल, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ये कहूँगी जैसे प्रिवेंटिव मेजर हम जो कहते हैं, जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा टर्म है, सबने सुना होगा जी। जो हम कहते हैं जोड़ों में दर्द होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी ठीक नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट क्योरेबल, बट वी कैन प्रिवेंट द फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ द डिजीज। ठीक वैसे ही आप कोई भी आप न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आप ले लीजिए, आप ऑर्थोपेडिक कंडीशन ले लीजिए, आप चेस्ट की कंडीशंस लीजिए, अगर हम पहले से ही जो एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसको पता होगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, अगर वो अच्छे से आपको गाइड कर सके, यू कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ कंडीशंस। आप बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जब आपने पीटी की बात करी, पीटी जो मतलब होता है स्कूल से, मैंने स्कूल में भी आई वाज देयर इन अ पर्टिकुलर स्कूल इन लखनऊ, एंड वहाँ पे भी मैंने थेरेपीज ली थी, बच्चों को बताया था क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, इट इज़ वेरी वेरी मच प्रिवेंटिव, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात जहाँ तक ये आती है कि नहीं वो कारगर हो सकता है इस तरीके से, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, फिर फिजियोथेरेपिस्ट आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों है? जब तक एक ऑर्थोपेडिक लिख के प्रेस्क्रिप्शन पे मेंशन नहीं करता, प्रेस्क्राइब नहीं करता एक फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, तब तक लोग खुद से नहीं जाते। जबकि आपका पहले उसमें ये कहना था कि फिजियोथेरेपिस्ट इज अ स्टैंड अलोन प्रोफेशन, वो अपने आप में खुद में अपने आप में एक प्रोफेशन है। लेकिन आज के दिन भी एक डॉक्टर लिख के देता है तब आप जाते हैं। बिल्कुल, ये हर जगह होता है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा। जैसे मैं सिंपल सी एक बात बताती हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद या MBBS करने के बाद, किसी भी प्रोफेशन के बाद एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है
दूसरा इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो घिसता रहता है पूरी जिंदगी भर। इवन इन फिजियोथेरेपी कई लोग अपना स्टैंड लेते हैं, कई लोग बताते हैं कि नहीं, जो आप लिख कर दे रहे हो वो आपको नहीं पता, पेशेंट को क्रायोथेरेपी चाहिए या हाइड्रोथेरेपी चाहिए या शॉर्ट वेव डायथर्मी चाहिए, वो मुझे पता है, वो आपको नहीं पता। तो अपने आप को वो स्टैंड लेना होगा, वो थेरेपिस्ट को लेना होगा, क्योंकि आप सब Right. पढ़ते हैं, यू स्टडी एवरीथिंग इन वेरी वेरी डिटेल। एंड नॉट ओनली दैट, वी कैन हैव आवर ओन क्लिनिक्स। आप अपना क्लिनिक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हाँ. और जब आप क्लिनिक एस्टैब्लिश करते हैं, यू आर द बॉस, नोबडी डिक्टेट्स अच्छा, यू। एक चीज और मैं बताऊं, अभी आपने जैसे कहा कि जो थेरेपीज का नाम आप ले रही थी, आप इसको रिवाइंड करके आराम से सुनिएगा, क्योंकि थेरेपीज बड़े टेक्निकल टर्म्स में थे, वो आप रिपीट करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन साथ में एक बात कही कि वो ये बहुत अच्छा जानती हैं और इसलिए डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, कहने का मकसद ऐसा था। लेकिन उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप कॉलेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप मेडिकल कॉलेज चलता रहता है, जिसमें रोज की इतना जो ज्ञान दिया जाता है, इतना ज्ञान बांटा जाता है, चाहे वो फिजियो हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको व्हाट्सएप से मिल जाता है। और उसके ऊपर हम लोग इतना डिपेंड होने लगे हैं, इतना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम लोग ये नहीं देखते कि वो सही है कि गलत है। क्या लगता है ये जो इंटरनेट पर या ऑनलाइन जो आजकल जो मेडिकेशन और आई एम सॉरी, मेरे कहने का मकसद है मेडिकल कंसल्टेशन जो प्रोवाइड हो जा रहा है, वो कितना हार्मफुल है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल हार्मफुल है। ये पेशेंट को और अ पर्सन को खुद डिसाइड करना है। आप इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है, जी। चाहे उसको पता हो चाहे उसको ना हो। तो अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, आप अपने कंडीशन को क्योर करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे किसी इंसान के पास जाना चाहिए जिसको उस विषय में जानकारी हो। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत ज़रूरी है, और ये एज अ पर्सन आपको डिसाइड करना होता है सही बात है। कि आप व्हाट्सएप में पढ़ा हुआ वो करेंगे या गूगल नॉलेज चलाएंगे या फिर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज कराएंगे। डॉक्टर साहब, अब बात करूंगा थोड़ा सा जो स्कूल करिकुलम और स्कूल के बारे में। स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, मैं उनको देखता हूँ अक्सर कि ये बातें काफ़ी पेरेंट्स भी कहते हैं, और ये मुद्दा कई बार न्यूज़पेपर में भी उठा है कि बच्चे जो भारी भारी बस्ता लेके जा रहे हैं। हालांकि अब एनईपी कुछ इस तरीके से बना रहा है प्रोजेक्ट्स को, अब कुछ इस तरीके से प्रोग्राम को लाया जा रहा है कि आपको बहुत भारी बस्ता न लेके जाना पड़े, यहाँ तक कि एक नो बैग्स डे भी रखा जा रहा है। खैर, लेकिन ये जो बस्ते का जो लोड है, ये बच्चा जो भारी वो उठाता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है लंबे दौर तक? बिल्कुल, ये बच्चों वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। आइडली देखा गया है, आई मीन मेडिकल इट इज प्रूवन हाँ। कि बॉडी वेट जो बच्चे का होता है उसका 10% आपका लोड आप कैरी कर सकते हो। ओके। अगर एक बच्चा 40 किलो का है तो उसको 4 किलो का बैग ही लेना चाहिए, उससे अच्छा। ज्यादा का नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये जो बहुत समय हमने सुना है कि कहते हैं कि एक व्यक्ति का कोई भी भार उठाने की क्षमता उसके अपने शरीर के वेट के आधे के बराबर होती है। बच्चों का नहीं होता है। अच्छा। 10 to 15, बिकॉज हमारे बच्चों में जो बोन की डेवलपमेंट होती है वो होती रहती है, दे आर Okay. स्टिल ग्रोइंग। ओके, यानी Bones बोन are- डेंसिटी उस बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। बहुत Okay, सारी, जैसे okay. बोन की अगर हम बात करें, हम दो टर्म्स यूज करते हैं हमारे बायोमैकेनिक्स में। एक होता है ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, एक होता है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। Right, किस तरीके से ऑस्टियो मतलब कोई एक बोन आपका किस तरीके से काम कर रहा है, जी। कैसे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, उसमें कौन से फोर्सेस लग रही हैं। Right, पहला। आर्थ्रो होता है जो जॉइंट। अगर मैं भारी बस्ते की बात करूं, एक बच्चा अगर 10 किलो का बैग ले रहा है तो उसका आइडियली उसको 5 किलो तक लेना चाहिए। ओके। लेकिन वो अगर 10 किलो का ले रहा है तो जो प्रेशर आपके वर्टेब्रा में पड़ रहा है वो आगे जाके बहुत हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं हड्डी से रिलेटेड? डिजेनरेशन पहले हो सकता है। डिजेनरेशन हर किसी में होता है जो घिस जाती है, हम कहते हैं हाँ, हड्डियां घिस गई मेरी, हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ। तो डिजेनरेशन इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। Okay. लेकिन अगर आप भारी सामान उठाते रहोगे, ढोते रहोगे बहुत हाँ। लंबे समय तक, जी। तो वो जल्दी हो सकता है। अच्छा। आपका डिस्क स्पेस कम हो सकता है। ओके। ये सारी चीजें हो सकती है। एंड काफी स्कूलों में आज भी लिफ्ट नहीं होते हैं, तो अच्छा। 3-3 मंजिलें, 4-4 मंजिल वो बच्चा अपने पीठ पे 10-15 किलो का बैग लेके जाता है। 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 रजिस्टर्स, 8 बुक्स, बुक्स, हाँ हाँ हाँ। ऊपर से लंच बॉक्स और सब कुछ अगर देखा जाए तो इट वेज अ लॉट। ये बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। राइट। अच्छा, तो मैंने जहाँ तक जानता हूँ कि इसके ऊपर WHO ने भी एक मानक वो दिया कि एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों के लिए जो लोड टेकिंग कैपेसिटी है उसको मेंशन किया गया है। लेकिन तनुश्री जी, एक और बात भी है। बात यह है कि अगर स्कूल्स इसको
भाई आज के दिन में धीमे धीमे सब कंप्यूटराइज उसमें हो जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में शायद हम लोग को जो नो पेपर पॉलिसी शायद अब एजुकेशन में भी दिखने लग जाएगा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम क्या ऐसा नहीं कि हम बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी के साथ खेल रही है? बच्चे को अगर हम ज़्यादा भार नहीं उठाने देंगे तो वो उतना इम्यून नहीं होगा। कहते हैं कि आगे चल के माँ बाप इस तरीके से सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को उसी तरीके से बड़ा करें, जैसे करके आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग रखेंगे, बच्चा वैसे ही बड़ा होगा। बच्चा को अगर मजबूती से बड़ा करना है तो उसको मजबूत रखना पड़ेगा, ऐसी सोच है ज़्यादा। बिल्कुल। तो लोड कैपेसिटी और इस पर कैसे, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को जो प्रोटेक्टिव दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ से हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें बच्चा कहीं ना कहीं उसमें हम लोग वो ताकत नहीं बनने दे रहे हैं या उसको उभरने नहीं दे रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूँगी। अगर आप बच्चे के सेहत के बारे में बात करें, इम्यूनिटी के बारे में बात करें, इम्यूनिटी हम सोच सकते हैं कि बच्चे को, चलिए आपने सैंड में खेल लिया, यू नो ही प्लेज इन द मड और इन द सैंड और व्हाटएवर, उससे इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है, ठीक है। लेकिन एक भारी बैग कंटिन्यूसली लेना, उससे इम्यूनिटी डेवलप शायद नहीं करेगा। हाँ, नहीं, यह इम्यूनिटी शब्द मेरा गलत था। मेरा कहने का मतलब है कि उसको सहने की जो शक्ति है, किसी भार को उठाने की जो ताकत है, अगर कोई एक बच्चा हमेशा उठाता आ रहा है तो उसको एक आदत बनती है, धीमे धीमे उसका कहते हैं कि उसकी जो मसल डेंसिटी है, उसका जो बोन डेंसिटी है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, वो एक्सरसाइज का एक पार्ट हो जाता है। मान सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन कोई एक प्रिस्क्राइब भी तो कुछ एक वेट होता होगा कि जो इसके साथ एक्सरसाइज किया जाए। बिल्कुल है, वही मैं आपको बता रही थी। 10% 10 to 15%, अगर आप डंबल्स की बात करें, अगर डंबल या वेट, बहुत छोटे बच्चे वेट लिफ्ट्स भी करते हैं, वो भी होता है, इन दैट केस आपका 15% तक आप जा सकते हो बॉडी वेट। आपने बहुत सही बात की। एक्चुअली मैं टारगेट यही कर रहा था, जो ग्रोइंग, मतलब जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम 11-12 के, उसको मैं बच्चा ही कहूँगा, जो ग्रेजुएशन में वो भी बच्चा ही है। और ये वो सेगमेंट है जो एडोलेसेंस पीरियड में अचानक आप अपने फिजिक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आपको मसल चाहिए होता है, आप अपने आप को मजबूत देखना चाहते हैं, आपको हाइट भी गेन करनी होती है और उसका एक सीमा है जिसके दरमियान में करना है। उस समय बच्चे एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, और ज़्यादातर एक्सरसाइजेज जो हैं ये उन जिम से सीखा जाता है जहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेन इंस्ट्रक्टर नहीं है, और उस भरोसे पे माँ बाप छोड़ भी देते हैं। बच्चे जाते हैं मसल डेवलप करने, उल्टा ले आते हैं 4 और 7 में बीमारियां। ये बहुत अहम विषय है। मैं चाहता हूं कि इसमें रोल ऑफ फिजियोथेरेपी या रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हर एक जिम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से एक फिजियोथेरेपिस्ट गाइड कर सकता है एक बच्चे को अपनी मसल डेंसिटी और ये बढ़ाने में, अपना बोन डेंसिटी मजबूत करने में, ये कैसे कर सकता है, ये थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। जो अच्छे जिम्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलर जो जिम्स हैं, उन सब में मोर और लेस दे हैव अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, वो हमेशा रहते हैं। और क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम फिजियोथेरेपी में एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है जहां हम सारी मांसपेशियां पढ़ते हैं, ऑल द मसल्स, उसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, वो सब हम पढ़ रहे होते हैं। सो हमें नॉलेज रहता है कि अगर आपको एब्स बनाने हैं तो आपको क्या एग्जैक्टली करना है। जो एक्सरसाइज मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है। तो फिर स्कूल में फिर पीटी एक साथ क्यों कराते हैं? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। एंड इवन स्कूल्स में भी आजकल देयर आर फिजियोथेरेपिस्ट जो हायर होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द इन्फर्मरी। सो ऐसा भी देखा गया है, जो बहुत एस्टैब्लिश स्कूल्स हैं, दे डू हायर देम, या कंसल्टेंट होते हैं, दे कम वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आके एक बार देख लेते हैं, ये सारे बच्चों का चार्ट चेक करते हैं, ये भी होता है बिल्कुल, और ज़रूरी है ये, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बच्चा 60 kgs का है सपोज, और जो बच्चा मे बी 30 kgs का है, 30 kg वाला बच्चा शायद ग्राउंड का 1 राउंड ले लेगा, 60 kg वाला बच्चा शायद 1 राउंड पूरा ना ले पाए, तो दोनों के लिए सेम नहीं रहेगा। सही बात है, सही बात है। इसी बात से मैं कुछ और पॉइंट्स पर आना चाहता हूँ। अब बात क्यों है कि जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उनका जो स्टडी टाइम है वो लंबा होता जाता है, और आजकल बच्चे जैसे तैसे, पहले क्या होता था कि टेबल चेयर, प्रॉपर एक सिटिंग एरिया होता था घर में, आजकल उसको घर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ज़्यादातर हमारे पास जो पेरेंट्स से हम लोग बातचीत करते हैं तो सुनने में आता है कि बच्चे बिस्तर पे पढ़ते हैं, कैसे भी बैठ गए, कहीं पे बैठ गए, ज़मीन पे बैठ के पढ़ने लग गए। उनका पढ़ने का, बैठने का कोई एक पर्टिकुलर तौर तरीका नहीं होता।
इसके भी क्या डैमेजेस हैं? बिल्कुल है। अगर आप उल्टे लेटकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके स्पाइन पे प्रेशर आएगा, बिल्कुल। और अगर ऐसे एक पोजीशन में जहाँ बैठे, जहाँ प्रॉपर आपके पास चेयर है, आप एक नीचे कुशन लगा ले, अगर जैसे 11-12 में बहुत पढ़ाई होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है बच्चों को, और कंटिन्यूसली वो 4-4, 5-5 घंटे एक साथ पढ़ते हैं, ट्यूशंस होती हैं। सो इन दैट केस आपको प्रॉपर अर्गोनॉमिक चेयर अगर ले सके तो बहुत अच्छा है, बट हर कोई अर्गोनॉमिक चेयर अफोर्ड नहीं भी कर पाता है। अच्छा, थोड़ा डिफाइन करें एर्गोनॉमिक, जो हम लोग बार बार कहते हैं, वो कहते हैं जरा सा एक वो जो सीट के उसमें एक अचानक एक वो कुबड़ा सा निकल आता है और वो पीठ पे धक्का मारता रहता है, वही एर्गोनॉमिक, बस उतना ही। अर्गोनॉमिक चेयर्स बहुत तरीके के होते हैं। जनरली अर्गोनॉमिक चेयर वो होता है हमारे बैक में, जो हमारा स्पाइन है उसके कुछ कर्वेचर्स होते हैं, कहीं से उठा होता है, कहीं से बैठा होता है, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा काइफोसिस कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, कुछ टर्म्स हैं हमारे। तो जो भी है, तो अर्गोनॉमिक चेयर जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है। तो कौन सा प्रॉपर होगा, जो लॉन्ग टर्म बैठ के जो लोग काम करते हैं, जो बच्चे लंबे तक पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा, उसको क्या टर्म होगा जिसके लिए होना चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, मतलब आपको इस तरीके का चेयर होना चाहिए अगर आप जाते हैं लेने के लिए, कि आपका बैक प्रॉपर सपोर्टेड होना चाहिए, जो आपका बटक एरिया है उससे कम से कम एटलीस्ट 2 इंचेस ऑन ईदर साइड देयर शुड बी स्पेस, उतना होना चाहिए। नहीं कि आप बिल्कुल एकदम ठस गए, वो नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो व्हील चेयर की जब हम बात करते हैं, जो व्हील चेयर स्पेसिफिकेशन जो होते हैं कि कितना आपका बटक का एरिया होना चाहिए, कितना आपका बैक का एरिया होना चाहिए, आपका आर्म रेस्ट होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन मोर और लेस सिमिलर होते हैं। अच्छा, ये चीजें हैं। लेकिन जब हम लोग एर्गोनॉमिक करते हैं तो उसका वो जो फूला सा जो पोर्शन होता है, जो निकला हुआ जो पोर्शन होता है, उसकी पोजीशन कभी कभी देखते हैं ऊपर की तरफ रह जाता है, कभी नीचे की तरफ रह जाता है। गाड़ियों में आजकल आगे साहब उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो अपने आप जो है वो फूला वाला ऊपर चला जाता है, उसको क्या कहते हैं आप? जो आप रोलर्स की बात कर रहे हैं? जी, ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ओके, वो रोलर्स अलग चीज होते हैं, वो ऐसे कुछ चेयर्स आते हैं जहाँ पे रोलर्स आते हैं, दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। तो क्या ये अच्छी, ठीक है? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं, खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं। कार सीट्स में भी यूज होता है आजकल। और वो जो निकला वाला वो किस पोर्शन में होना चाहिए? वो बीच में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, आपके लंबर एरिया में होना चाहिए। अच्छा, लंबर एरिया मतलब कहीं ना कहीं बिटवीन L2 एंड L1 से L1 से L5 नीचे तक आ सकता है। L5 तक आ सकता है। बिल्कुल। वो जो हमारे कमर का पोर्शन रहता है पीछे, दिस पोर्शन, वो उचित वहाँ पे होना चाहिए। और जो कई बार हम लोग ऊपर लगा लेते हैं, वो उचित नहीं है, जो सेंटर में लगा लेना। और ये नॉट रियली, इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। अगर आप लगा के बैठेंगे भी बहुत देर, आपको खुद महसूस होगा। अच्छा, इट हैज टू सपोर्ट योर लोअर बैक, राइट, एंड बट यू हैव टू कीप योर अपर बैक आल्सो स्ट्रेट। यू कैन नॉट स्लाउच। आप ऐसे, दिस इज अ वेरी रॉन्ग पोस्चर। राइट, ये है, पोस्चर पे काम हमें करना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें, इनफैक्ट आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में सारा दिन बैठे रहते हैं, there are a lot of meetings happening, you're working on your phone, I mean on the laptop. Ergonomic chairs are very important. आप पैरों का जैसे होता है कि आप पोजीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक अ स्मॉल स्टूल, एक छोटी सी चौकी आप रख लें और उस चौकी पे अपना पैर रखें आप, थोड़ा ऊंचा, और आप एंकल टो मूवमेंट्स करते रहें। ओके, बिल्कुल, आप एंकल टो मूवमेंट्स कर सकते हैं, आप टो कर्ल्स कर सकते हैं, और बैठे बैठे ही आप पैर को सीधा करके आप पंजे को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये एटलीस्ट हर 1 घंटे में आप 10 मिनट अपने आप को दे सकते हैं। ये काम करते हुए साथ हो सकता है, उसके लिए अलग टाइम नहीं चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों बेसिकली बीपीटी कोर्सेज, राइट, फॉर ये जो फिजियोथेरेपी की कोर्सेज हैं या ये प्रोफेशन है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते और अपनी ज़िंदगी का उसको हिस्सा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे रहन सहन में ये जो लाइफस्टाइल, जो हमारे में जो फ्लॉज आ जा रही हैं, जो कमियां जो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये फ्लॉज इसी वजह से क्योंकि हमें उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। दोस्तों, एक बहुत आवश्यक चीज़ है जो मैं अब प्रश्न पे आने जा रहा हूँ, वो यही है कि क्या बैचलर्स या मास्टर्स फिजियोथेरेपी वो काफ़ी है, या अब धीमे धीमे वो वक्त आ चुका है जब छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज बच्चों में ढलने चाहिए, करिकुलम में ढलने चाहिए, जहां बच्चा शुरू से प्रॉपर बैठना सीख सके, खाने का पोजीशन क्या हो सके वो सीख सके, वो ये गलतियों को समझ सके कि जो वो आम लाइफस्टाइल में कर रहा है वो उसके आगे के लिए कितना हार्मफुल होगा। क्योंकि ये चीज आज भी स्कूल, कॉलेज या किसी किताब में पढ़ाया नहीं जा रहा है। शायद इसी वजह से ये जो बायसेस क्रिएट हो रही है किसी प्रोफेशन में, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है।
क्योंकि हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे कि अरे कमर में दर्द हो रहा है, ये तो हमें मेडिकल कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी बता देगा, तो व्हाई डू वी नीड अ पीपीटी। तो लास्ट में मैं यही चीज जानना चाहूंगा, व्हाट काइंड ऑफ स्मॉल कोर्सेज कैन बी मेड, कैन बी टेलर्ड फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, उनके लिए कौन सा ऐसा छोटे छोटे कोर्सेज डिजाइन किए जा सकते हैं, और उसका ये रोज के जो जिंदगी में एजुकेशन में हमारा क्या काम आ सकता है। करिकुलम में एक्चुअली अगर इंक्लूड किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका ये पॉइंट आई थिंक वाज वन ऑफ द पॉइंट आई वुड लाइक टू हियर। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। बट पोस्चर पे हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल। तो आप करिकुलम जब पीटी जो फिजिकल एजुकेशन जब पढ़ाया जाता है उसमें एक सेगमेंट आपका होना चाहिए। we have to talk about the posture, we have to talk about जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम कहते हैं, वो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, आप लेटे लेटे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। बच्चों को पता होना चाहिए। छोटे बच्चों को तो खैर टीचर्स को हम एजुकेट कर सकते हैं, आप जाके क्लासेस ले सकते हैं, उनको आप ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो बच्चे को उस तरीके से आगे ढालें। इट इज़ लाइक दैट, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई जो उनके हेल्थ से रिलेटेड था, जो उनके करियर से रिलेटेड था। फिजियोथेरेपी एज अ कोर्स, एज अ करियर ऑप्शन, एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, ये बहुत सारे आयाम आपके लिए खोल रही है। और आज जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हर एक दिशा में तरक्की हो रही है, वहां पे अपने शरीर की अगर आपने तरक्की रोक दी तो बाकी सब तरक्की आपके लिए बेमानी साबित होगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। और साथ ही में एक और बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि ऐसे किसी कोर्सेज के बारे में, ऐसे किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्लीज प्लीज जो नीचे दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स, उस पर आप हमसे जरूर से संपर्क साधें। और हम लोग टाइम टू टाइम छोटे छोटे कोर्सेज खुद से डिजाइन करते हैं। करियर काउच प्रतिबद्ध है आप तक ऐसे कई करियर्स के अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस को पहुंचाने के लिए। हम आपको इसके साथ साथ एक माध्यम भी देते हैं। अगर आप मीडिया कोर्सेज करना चाहते हैं, हम आपके स्कूल तक आके, आपके अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज को भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम का यहीं पे समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप हमसे जुड़े रहेंगे। जी हां, देखना ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे एट 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी। टेक केयर, गुड बाय।